अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स कौन है, तो आपके जहन में बेशुमार नाम आएंगे। आप मियां मंशा का नाम ले सकते हैं, आप मलिक रियाज साहब का नाम ले सकते हैं, आपके जहन में बेशुमार कराची के मेमन्स आ जाएंगे, आपके जहन में कुछ इंपोर्टर्स आ जाएंगे, कुछ एक्सपोर्टर्स आ जाएंगे, आपके जहन में कुछ जागीरदार भी आएंगे, और आपके जहन में मियां नवाज शरीफ का नाम भी आ सकता है, आपके जहन में आसफ अली जरदारी साहब का नाम भी आ सकता है, आपके जहन में जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आ सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि आप अगर इन सब लोगों की दौलत को इकट्ठा कर लें, तो तब भी मेरे पास एक ऐसा शख्स है कि जिसने 17 साल में इन तमाम लोगों से ज़्यादा दौलत कमाई। बल्कि सब लोगों की दौलत अगर इकट्ठी कर ली जाए तो इस शख्स के अकाउंट में जो पैसे आए वो उनसे कहीं ज़्यादा होंगे। तो आपको बड़ी हैरत नहीं होगी? होगी ना हैरत। तो आज मैं एक ऐसा शख्स आपके सामने पेश करूंगा जिसने 17 साल में 1000 अरब रुपया कमाया, और ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर रह के। है ना हैरान कुन बात। यानी 17 साल और पैसा कितना है? 1000 अरब रुपए। और इसको अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखें तो ये 10 खरब रुपए बनते हैं, और पाकिस्तान का टोटल बजट जो है वो 5000 अरब रुपए का है। यानी आप ये समझे कि 20% बजट जो पाकिस्तान का है वो एक शख्स ने कमा लिया। तो ये कौन शख्स है, ये कैसा शख्स है, इसने कैसे पैसे कमाए, और फिर उसने इन पैसों का किया क्या, ये एक बड़ी दिलचस्प दास्तान है जो अभी मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो मेरे साथ इस्तकबाल कीजिए उस शख्स का जिसने 17 साल में 1000 अरब रुपए कमाए, और ये शख्स पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स है। तो इस्तकबाल कीजिए पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि 17 साल में कितना पैसा कमाया आप? चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने इनवाइट किया और मेरा तारफ़ करवाया कि मैं पाकिस्तान का सबसे अमीर शख्स हूँ। मैंने पिछले 17 साल में 1000 अरब रुपया कमाया, जिसको आप 1000 अरब रुपए? जी 1000 अरब? जी बिल्कुल 1000। मैं उसका एविडेंस दूंगा, 1000 अरब का एविडेंस दूंगा। मैं उसको फर्गूसन, E&Y, बड़े बड़े जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं और कंपनियां हैं, वो उनकी जो अकाउंटेंट फर्म्स की जो बैलेंस शीट्स हमारी इदारे की हैं वो सब दिखाऊंगा और आपको साबित करूंगा कि मैं 1000 अरब कमाने वाला शख्स। आप तो मलिक रियाज साहब से ज्यादा अमीर है, मियां मंशा से ज्यादा अमीर है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई शख्स होगा आप मुझे सवाल पूछे, 17 साल में 1000 अरब रुपया कमाया। आप मुझे क्या कहां है सर? आप देखें, पैसा लोगों की तिजोरियों में जाता है। हमने जो 1000 अरब रुपया कमाया वो 30 लाख ख़ानदानों को पेश कर दिया, और अब वो भी उतने ही अमीर हैं जितना मैं अमीर हूँ। यानी दौलत जो है वो मुर्तकज़ हो जाए तो कम हो जाती है, जब वो तकसीम हो जाए तो उसमें फैलाव आ जाता है, उसमें वसअत आ जाती है। तो ये काम वो है। बड़े बड़े आपको अमीर आदमी मिलेंगे जिन्होंने फुटपाथ से काम शुरू किया और फिर लाखों करोड़ों रुपए कमाए। हमने भी ये काम चंद हज़ार रुपयों से शुरू किया, 10,000 रुपयों से शुरू किया। जी बिल्कुल, आप उसका 10,000 रुपए। तो उसके बाद आज किसी तरह का भी आप एविडेंस मांग लीजिए, हम आपको अपनी पूरी बैलेंस शीट दिखा देंगे। 1000 अरब, और ये रकम जो है ये मैंने किसी अपने ज़ाती बैंक अकाउंट में नहीं रखी, क्योंकि हमने बैंकों को रिच नहीं करना, हमने अपने मुआशरे को रिच करना है, हमने लोगों को रिच करना है, हमने लोगों की खुशियों का सामान पैदा करना है। और अब जो मैंने ये 1000 अरब कमाने के बाद 30 लाख लोगों को दिए, वो भी अब इतना ही पैसा कमा रहे हैं। तो ये अखुवत जो है, बेसिकली अखुवत का जो ब्रांड वैल्यू वो 1000 अरब है, या इसने 1000 अरब रुपए की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अखुवत? नहीं, अखुवत की ब्रांड वैल्यू सिर्फ 1000 अरब कमाना नहीं है, बल्कि इसकी ब्रांड वैल्यू है ट्रस्ट, इसकी ब्रांड वैल्यू है कंपैशन, इसकी ब्रांड वैल्यू है खुशियाँ तकसीम करनी है, इसकी ब्रांड वैल्यू है कंटेंटमेंट, इसकी ब्रांड वैल्यू है उम्मीद। देखें, पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों की कमी है। हमें हर वक्त शाम को ये पैगाम दिया जाता है कि कल का सूरज पता नहीं पाकिस्तान को देखेगा या नहीं देखेगा, लेकिन हमारे पास 30 लाख लोग ऐसे हैं जो ना भीख मांगते हैं, ना चोरी करते हैं, ना डाका डालते हैं, ना कहीं नशे की हालत में गिरे हुए हैं। वो कारोबार करते हैं और फिर उसके बाद 104 अरब रुपए की रकम अपने कारोबार में लगाने के बाद फिर वो 99.9% की शरह से वापस करते हैं, और फिर उनमें से 70% लोग इस रकम को वापस करने के अलावा भी अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। और मैं आपको ऑप्टिमिज्म का और होप का क्या मंजरनामा पेश कर सकता हूँ कि ये वो मुल्क है जिसमें हर वक्त ये कहते हैं जी कि लोग बददियानत हैं, हर वक्त हम ये कहते हैं जी कि बैंक डूब गए, हर वक्त हम ये कहते हैं जी कि कोई शख्स पैसा लेके एतबार नहीं करता, वापस नहीं करता। लेकिन ये 30 लाख घराने जिनसे हमने हाथ मिलाया, जिनको हमने मोहब्बत, अखुव्वत, इसार और कुर्बानी का पैगाम दिया, और उन्होंने रेसिप्रोकेट किया,
ये रेसिप्रोकल इकोनॉमी की कहानी है। ये एक विशियस साइकिल के मुकाबले में एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करने की कहानी है। ये कहानी इस अमर की है कि अगर मुझसे आप मोहब्बत करेंगे तो मैं भी आपसे मोहब्बत करूंगा। ये कहानी इस अमर की कहानी है कि अगर आप गुलाब बोएंगे तो आपको गुलाब की फसल ही काटना पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है कि आपको कांटे मिले। अगला सवाल करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि इनका नाम डॉक्टर अमजद साकब है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसका नाम है अखुवत। मैं तो साहब एक छोटी सी आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि ये चैरिटी नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये दोस्ती है। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप का एक इदारा चला रहे हैं जिसका नाम अखुवत है। ये एक बड़ी ही दिलचस्प दास्तान है। 10,000 रुपए से शुरू होने वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसने 17 साल में 1,000 अरब रुपया कमाया और वही 1,000 अरब रुपया इन्होंने 30 लाख खानदानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अब वो 30 लाख खानदान अपने कदमों पर खड़े हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है जो मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये वैसे आप तो सिविल सर्वेंट थे, मेरा ख्याल है असिस्टेंट कमिश्नर थे या डिप्टी कमिश्नर थे? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में था और मैं बिल्कुल 18 ग्रेड में, अब 19 में मैं तरक्की करने होने वाली थी मेरी। तो आपने वो काम छोड़ के, वो तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, गाड़ियाँ आगे गाड़ियाँ पीछे और बड़ा शमशमा, और वो छोड़ के अखुवत का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, पस मंज़र है। और ये आपको मैं याद दिलाऊंगा, अभी फौरी तौर पर मेरे जहन में आ रहा है, सिंगापुर का एक वज़ीर आज़म था, उससे ली कुआन यू से किसी ने पूछा कि तुमने ये कैसे मौजज़ा हुआ तुम्हारे सामने ये सिंगापुर का? तो उसने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं खुद अमीर हो जाऊं या मैं अपनी कौम को अमीर कर दूं। तो हमें इल्म दिया खुदा ने, हमें सलाहियत दी, हमें सोच दी, हमें फ़िक्र दी। उसके नतीजे में मैं खुद अपनी लिए किसी बड़े इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठ जाऊँ या मैं दौलत इकट्ठी करनी शुरू कर दूं या मैं हटो बचो की सदाओं के पीछे लगकर गाड़ियां खरीदने लगूं, ये चीज़ नहीं है चौधरी साहब। असल चीज़ ये है कि आपको जो खुदा ने दिया आपने किस तरह लौटाया, क्योंकि असल दौलत यही है। और हम सबको वो वक्त, वो लम्हा याद रखना चाहिए जब हमसे ये पूछा जाएगा कि मैंने जो तुम्हें दिया वो कहाँ खर्च हुआ। तुम्हारे दामन में कोई ऐसी कली है जो मुझे पेश कर सके? ये ऑर्गेनाइजेशन 10,000 से शुरू हुई। अब सवाल ये है कि वो 10,000 आपको किसने दिए, आपने आगे किसको दिए, और वो जो 10,000 रुपए हैं वो 1,000 अरब रुपए में कैसे तब्दील हुआ, वो कहानी बताइए। ये कहानी यूँ है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा था, एक खातून आई। दरअसल इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ जो अल्टीमेटली मुंतज होती हैं इस एक कहानी पर। हम बहुत अरसा से सोच रहे थे कि ऐसा काम करें कि जिससे खुशियों की ये जो लहर बह रहा है ये आगे बढ़नी शुरू हो जाए। तो उसका रास्ता यही नज़र आया कि किसी शख्स को डोंट गिव अ फिश, टेल हिम हाउ टू फिश। तो किसी शख्स को मोहताज नहीं बनाना, उसको भिखारी नहीं बनाना, उसको एंटरप्रेन्योर बनाना है। और एंटरप्रेन्योरशिप की सलाहियत अगर उसके अंदर है तो उसको कमी किस चीज़ की है? वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की है। तो चंद पैसे लेके वो बड़े बड़े ख्वाबों को ताबीर की मंजिल तक ला सकता है। तो आप दफ्तर बैठे हुए थे? जी, मैं उस, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं हज़ारों बार सुना चुका हूँ। अपने दफ्तर में बैठा था कि एक दरवाजे पे दस्तक होती है, खातून अंदर तशरीफ़ लाती हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो कुछ मुस्तरब है, बेचैन है, और फिर आके वो कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर वो कहानी सुनाती है कि मेरे खामद का इंतकाल हुआ चंद दिन पहले, 4 बच्चे हैं, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं उनको गुर्बत की अंधी गली में जाते हुए नहीं देखना चाहती, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे अगर आप 10,000 रुपये दें, और दें भी वो जिस पर सूद ना हो, क्योंकि भिखारी बनना भी मुझे कबूल नहीं है और सूद की रकम भी लेना कबूल नहीं है, क्योंकि वो खुदा से जंग पर मैं आमादा नहीं हो सकती। तो यूँ वो 10,000 रुपये ले गई, हमने भुला दिया इस बात को कि अब ये कब वापस लौटेगी। लेकिन वो औरत 10,000 लेने के बाद उसने इस बात को फरामोश नहीं किया। 6 महीने के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। अब जो औरत मेरे सामने आती है वो वही औरत है, लेकिन वो ना इज़्तिराब है, ना बेचैनी है, ना मायूसी है, ना आंसू है, बल्कि मुस्कुराहट है। वो 10,000 रुपये अपने दुपट्टे के पल्लू से निकाल के कहती है कि ये दिस इज़ अ ब्लेस्ड मनी। न जाने आपने इसार और कुर्बानी और मोहब्बत और अख़ुवत और भाईचारे के किस जज्बे से मुझे पैसे दिए कि इसने मेरी तमाम मुश्किलात हल कर दी। मेरे बच्चों को अच्छा खाना मिलता है, वो स्कूल जाते हैं, और फिर यही नहीं, मेरी एक बेटी की शादी भी इस रकम से हुई। उस खातून ने क्या काम शुरू किया? उसने 2 सिलाई की मशीनें खरीदी और उसने उसको, साथ ही एक स्कूल था, वहाँ से उसको यूनिफॉर्म सिलने के ऑर्डर मिल गया, और यूँ वो बढ़ते से बढ़ते चली गई। और फिर उसने जो साहब एक खूबसूरत बात की, वो आदमी, औरत जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि अपने ज़ात के हिसार से बुलंद थी। उसने कहा कि ये 10,000 रुपये अब आपने अपनी जेब में नहीं डाले, ये किसी और को दे दें, और जो जिस को आप देते चले जाएंगे उसकी दौलत में इजाफा होता चला जाएगा और वो ज़िंदगी में खुशी और मुसर्रत से हमकिनार होता चला जाएगा। आपने वो 10,000 जो है किसी और को आगे दे दिया? जी, वो 10,000 फिर हमें यूँ लगा जैसे हमें कोई नुस्खा मिल गया है
खुश रहने का, खुश करने का, गुर्बत को ख़त्म करने का। तो हमने कहा अगर ऐसे बहुत से 10,000 हों तो हम ऐसे बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर हम आपके पास गए, दूसरों के पास गए, दोस्तों के पास गए, हमने 2-3 लाख रुपए इकट्ठा किया। फिर वो भी जब हमने बांटे इसी तरीके से, तो लोगों ने जो कहानियाँ सुनाई वो ऐसे ही दिल पे दस्तक देने वाली कहानियाँ थी। वो लोग भी बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरफ चल पड़े और यूँ ये सिलसिला बढ़ता चला गया। 2,000, 10,000, 2 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, 104 अरब रुपए की रकम। उसमें कुछ वसाइल लोगों ने दिए, कुछ वसाइल हुकूमत ने दिए। यूँ ये एक फ़ंड बनकर जब इन टूटे फूटे घरों में रहने वाले बुलंद हिम्मत और मैं समझता हूँ कि बुलंद हौसला और बुलंद कामत लोगों तक पहुँचे और उनकी मेहनत का समर इसमें शामिल हुआ, तो उनका 104 अरब रुपए तकसीम कर रहे हैं। 104 अरब रुपए जब लोगों तक पहुंचे। देखें, जब आप इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उसके नतीजे में दौलत जन्म लेती है। वेल्थ क्रिएशन या GDP इसी को कहते हैं कि जब आप पैसा लगाएंगे मार्केट में, इकोनॉमी में, तो उसके नतीजे में दौलत जन्म लेगी। तो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, उनका कहना है कि आपने जो 104 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, इसके नतीजे में आपने 1,000 अरब रुपया कमाया है। अब बात यह है कि वो 1,000 अरब एक सेठ की तिजोरी में भी जा सकता है, लेकिन हमने एक ऐसा निज़ाम बनाया, हमने ये कहा, हमारे दोस्तों ने ये कहा कि ये दौलत किसी एक शख्स की तिजोरी में जाने की बजाय कितनी खूबसूरत बात है कि ये पूरे मुआशरे में तकसीम कर दी। तो आपका पैसा जो सर्कुलेट कर रहा है, एक 10,000 रुपए दिए जाते हैं किसी को, वो काम करता है, वो किस्तों में वापस आजकल सर हम हर पाँव पे खड़ा होता है और वो 10,000 उससे निकल के फिर किसी और को चला जाता है, किसी और को चला जाता है, अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। ये बेसिकली मॉडल है। जी बिल्कुल। वो आदमी फिर अगर अच्छा काम करता है तो वो कहता है मुझे 10,000 नहीं चाहिए, मैंने बड़ा कारोबार करना है, मुझे 20 चाहिए, मुझे 30 चाहिए, मुझे 40 चाहिए। यानी हम जब तक वो आगे बढ़ता चला जाता है, हम उसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन के ज़रिए, यानी उसको एक्सेस ऑफ कैपिटल होती रहती है। देखिए, बड़े से बड़ा अमीर आदमी को शुगर मिल का मालिक है, कोई टेक्सटाइल मिल का मालिक है, वो भी हर साल बैंक से पैसे लेता है तो दौलत में इजाफा करता है। तो हमारे ये 30 लाख लोग भी इसी तरीके से छोटे छोटे इन कर्ज़ों में जब अपनी एंटरप्रेन्योरशिप का जादू वो शामिल करते हैं तो ये फिर एक ऐसी कहानी बनती है जिसकी दुनिया में कोई। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो पैसा आप देते हैं उस पर कोई सूद चार्ज करते हैं, कोई पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं, क्या करते हैं? देखें, यही तो इसकी बरकत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सूद को घटाता हूँ और सदक़े को बढ़ाता हूँ। ये जो अफजाइश हुई है, ये जो वुसअत आई है इस दौलत में, इस सारी चीज़ों में, वो सूद के ना होने से ही आई है। आप एक दफ़ा सूद के बगैर एक सदकात फ़ंड के तस्वर के तहत लोगों को ये काम करना तो शुरू करें तो आप देखेंगे कि इसके नतीजे में ये आपके कैलकुलेटर एकदम टूट जाएंगे। ठीक हो, ये रकम बहुत बढ़ती चली जाएगी। सूद नहीं लेते, कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट जीरो इंटरेस्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चला रहे हैं? तो यही तो चीज़ समझ नहीं आती मुझे। मैं ऑक्सफोर्ड में गया, मैं हार्वर्ड में गया, लोग कहते हैं जी कि आप सस्टेनेबल नहीं हो सकते, आप इकोनॉमिक मॉडल के खिलाफ चल रहे हैं। मैं कहता हूँ हाँ, हम मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ है, हम मार्केट के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मार्केट कहती है मेरा शेयर, मार्केट कहती है मेरा प्रॉफिट, मार्केट कहती है कि जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। हम उन्हें ये कहते हैं कि हमारे अदारे का नाम अखुवत है। ये मवाख़ात मदीना के का एक फैज़ है, मवाख़ात मदीना की दरख्शां आपस में मिल के काम करें। तो हम कहते हैं कि जहाँ पर इकोनॉमिक्स ख़त्म होती है वहाँ पर मवाख़ात शुरू होती है। लेने में अफजाइश नहीं है, देने में अफजाइश है। आप तजर्बा करते हैं, आप देखते हैं कि जो लोग ज्यादा देते हैं उनकी दौलत ज्यादा बढ़ती है, उनकी खुशियां ज्यादा बढ़ती है। आपने 30 लाख लोगों को कर्जा दिया जी, 30 लाख 30 लाख खानदान, ये 30 लाख खानदान है, ये 1.5-2 करोड़ लोग हैं। अच्छा, जिस शख्स को भी कर्जा दिया आपने, उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया और अब वो स्टैब्लिश्ड है, वो प्रॉपर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इसका एविडेंस आप मुझसे मांगेंगे तो मैं ये कहूंगा कि 99.9% की जो शरह से रकम वापस हो रही है, इसका मतलब यह है कि उसने अपनी इस रकम को दुरुस्त इस्तेमाल किया। डिफॉल्ट कोई नहीं है, नहीं है डिफॉल्ट। ये सूद की खूबियां हैं, सूद ना होने की खूबियां इस पाकिस्तान में, जिसमें कहा जाता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे बेईमान हैं। नहीं चौधरी साहब, यही मैं कह रहा हूँ कि हमने उम्मीद की एक कली जिसे कहते हैं ना, वो सामने आई है। उम्मीद की एक चिराग रोशन हुआ है कि ये बगैर कोलेटरल के कर्जे हैं, कोई जायदाद भी नहीं लिखी जाती, कोई और भी काम नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट है। हमने इस कौम को ट्रस्ट को, हमने दयानत को, अमानत को और सदाकत को इस कौम की आदत बना दी है। और कोई डिफॉल्टर नहीं, 99.99% लोगों ने कर्जा वापस किया है। अगर किसी ने किसी वजह से वापस नहीं भी किया तो वो आंसुओं के साथ हमारे पास आया है और उसने कहा कि जी चंद दिन की मोहलत और दे दें। ये तो तसव्वुर ही नहीं है। ये कौम बड़ी
मैं समझता हूँ कि बाअसूल कौम है, ये बड़ी दयानतदार कौम है। हमने इस कौम के पोटेंशियल को असेस ही नहीं किया। ठीक हो, अच्छा अब फर्ज कर लें कि एक शख्स कर्जा लेता है आपसे, मैं 10,000 रुपए मैंने ले लिए, तो मैंने अब उससे एक बिजनेस करना है पहले, और बिजनेस भी आप भी मुझे गाइड करेंगे या मैं खुद अपना बिजनेस करूंगा, और फिर मैं पैसे वापस कैसे करूंगा? जी तो ऐसा बात यह है कि हमारे जो लोग हैं ना, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज नहीं है, पॉवर्टी ऑफ रिसोर्सेज है, पॉवर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। वो आदमी 20,000 रुपये लेता है, 10,000 रुपये की रेडी लेता है, 10,000 रुपये का फल लेता है, सब्जी लेता है, लंडे के कपड़े लेता है, जूते लेता है, खिलौने लेता है, हज़ारों ऐसे काम है, और वो शाम को 1,000 रुपये कमाता है। मुझे आप बताएं कि महीने के वो 30,000 रुपये कमाता है, साल के वो 3 लाख रुपए कमाता है। कोई ऐसा कारोबार है कि जिसमें आप 20,000 की इन्वेस्टमेंट से साल में 3 लाख कमाएं? ये है सूद के ना होने की बरकत, ये है लोगों पर एतमाद की बरकत, ये है एंटरप्रेन्योरियल जो एबिलिटीज और पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने की बरकत। वैसे ये फरमाइएगा कोई एक ऐसी एग्जांपल या बहुत ज्यादा एग्जांपल्स के एक आदमी ने 10,000 रुपया लिया आपसे कर्जा लेके उससे कारोबार शुरू किया और अब वो करोड़ों रुपए में है, बहुत ऊपर निकल गया। करोड़ों की देखिए बात शायद मैं ना कह सकूं, लेकिन मैं ऐसी बीसियों मिसालें दे सकता हूं। मैं अभी पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान गया हुआ था, वहां पर एक शख्स ने 10,000 रुपये लिए, फिर 20,000 रुपये लिए, फिर 30,000 रुपये लिए, अब वो लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो ऐसा देखने वाली बात यह है कि हमारी 10-20 फिर आगे से आगे 30 यानी 60,000 रुपये लिया और अब वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। ऐसी मैं बीसियों मिसालें दे सकता हूँ। देखिए हम एक नर्सरी हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स को नर्चर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सरमाया देते हैं। मैं ऐसी बीसियों और भी मिसालें दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने 10-20 हज़ार से शुरू किया और आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो जब ये हमसे क्वालिफाई करते हैं, फिर ये नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होते हैं, फिर इनकी तरक्की जो है। अब सर ये जो कर्जे की वापसी है उसका क्या मैकेनिज्म है कि अगर एक बंदा 10,000 रुपये लेता है तो वो आपको किस्तों की शफ़ा में वापस करेगा, और किस्त कितनी माहाना होगी, 2 महीने बाद होगी, 3 महीने होगी, और कैसे होगी? उसकी मर्जी, उसके कारोबार, उसके फाइनेंशियल जो है ना फ्लो के मुताबिक होगी। अगर उसने 10,000 रुपये लिए तो 1,000 महीने के एतबार से 10 महीने में वापस कर देगा। अगर उसने 20,000 लिए हैं तो 1,200, 1,400, 1,500 रुपया, क्योंकि उसने बताना है कि जी मैंने इतनी प्रॉफिट कमा लेता हूँ, उसमें से इतनी रकम मैं आपको ये दे सकता हूँ। देखिए मैंने जो अब ये दावा किया है, बड़ी इनकसारी के साथ दावा किया है कि हमने 1,000 अरब रुपया कमाया। मैं सी मुराद मैं नहीं, मेरा अदारा, हम पाकिस्तान के रिचेस्ट लोग हैं और हमने 30 लाख कारोबार करवाए। हमने 10,000 लोगों को घर बना के दिए। 10,000 लोगों को 10,000 घर बनाए। अच्छा अब हमारी देखें, हम एक बड़े ख्वाब देखने वाले लोग हैं। हमारा इरादा है कि अगले 5 से 7 सालों में हम 20 लाख घर बनाना चाहते हैं। अब एक घर को अगर आपका नाम इमरान खान है मैं विदाउट ह्यूमिलिटी ये कह रहा हूँ कि ये 20 लाख घर, अगर एक घर 10 लाख का भी है तो आप 20 लाख को 10 लाख से ज़रब दें और फिर आप बताएं कि मेरी कितनी दौलत है, मैं कितना साहिब सरबत हूँ, मैं कितना अमीर हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, आप ऐसे मैं चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि करते क्या क्या? सिर्फ कर्जे देते हैं, साथ घर भी बनाते हैं, या क्या क्या करते हैं? अखुवत के टोटल काम कितने और कैसे हैं और क्या है? देखें सर, बुनियादी तौर पर हम कर्ज देते हैं। हर शय कर्ज है। आपकी और मेरी मोहब्बत भी एक कर्ज है, क्योंकि अगर आपने मुझसे मोहब्बत की तो आपने मुझ पर कर्ज लाद दिया। वो मैं मोहब्बत या आपको वापस करूंगा या किसी और को वापस करूंगा। हमारा फलसफा यह है कि दुनिया में हर रिलेशनशिप एक कर्ज है। उठना बैठना चलना फिरना ये सब कर्ज है। अच्छा अब हमने ये कर्ज दिया, पैसे दिए, कारोबार शुरू कर लिया। फिर पैसे दिए किसी बच्चे को कि भाई देखो आज तुम्हारे पास फीस नहीं है, तुम पढ़ लो, 10 साल के बाद ये फ़ीस अदा कर देना। किसी को घर के लिए दे दिए, किसी को खाने के लिए दे दिए, किसी को तरबियत के लिए दे दिए। तो ये बुनियादी फ़लसफ़ा यही है कि ये कर्ज़ हसन है, ये हुस्न सलूक है, हुस्न फ़िक्र है, हुस्न नज़र है, हुस्न किरदार है। कोई स्टूडेंट भी अगर कर्जा लेना चाहे अपनी तालीम के लिए तो आप दे देते हैं? जी बिल्कुल, हम कोई शख्स अपने घर के लिए अगर कर्जा लेना चाहे तो उसके लिए ले ले, वो अपनी बच्ची की शादी के लिए ले ले, वो अपनी सेहत के लिए ले ले, इलाज के लिए, कुछ हमने उसकी रोजगार के लिए ले ले, क्योंकि उसने रेसिप्रोकेट करना है। हमने उसको एक कर्ज नहीं दिया। हमने देखे कर्ज इज अ मीन्स टू अचीव एन एंड। असल में हमने उसके साथ एक मुआखात का रिश्ता कायम कर लिया और हम समझते हैं कि ये रिश्ता अगर 50% लोग हैव्स हैं, 50% हैव नॉट्स हैं, इनमें मुआखात का रिश्ता शुरू हो जाए, ये इधर से इधर और इधर से इधर, तो एक खूबसूरत मुआशरा बन सकता है। अच्छा ये फरमाइए कि तालीम में भी काम करते हैं? जी तालीम में हमने आप ही की एक खूबसूरत तहरीर से इसका आगाज़ हुआ। हमने कहा कि एक एक ईंट बाई या ब्रिक बिल्ड अ यूनिवर्सिटी। 1,000 रुपये की एक ईंट खरीदें और एक यूनिवर्सिटी
कि एक आप मेमार बन जाएं। हमें 5 लाख ईंटें बेचनी थी और वो 5 लाख ईंटें चंद महीनों में बिक गई, 50 करोड़ रुपए जमा हो गए और दुनिया की, तो शायद मैं नहीं कह सकता, कम से कम पाकिस्तान की पहली फीस फ्री एक दरसगाह बन गई। उसमें फीस नहीं ली जाती ना, उसमें कपड़े नहीं लेंगे, नहीं, वो कपड़ा भी फ्री है, खाना भी फ्री है, जूते भी फ्री हैं, स्टेशनरी भी फ्री। अब फ्री नहीं है, ये मोहब्बत है, ये कर्ज है। उस बच्चे ने, कैंपस कहाँ पे है? ये कसूर में है, लाहौर के करीब, फिर एक चकवाल में है, एक फैसलाबाद में है, एक हमारा कराची में कैंपस है। ये जो ऐसा फ्री नहीं है, बोर्डिंग स्टूडेंट, ये बोर्डिंग स्टूडेंट हैं। पूरे पाकिस्तान के 15% हर सूबे से हैं, 48 अजला से हैं, 12 ज़ुबानें बोलते हैं। हमारी डॉर्मेट्री में 4 चारपाइयाँ हैं, एक में केपी का बच्चा चारपाई पे सोता है, एक पे पंजाब का सोता है, एक पे सिंध का सोता है, एक पे बलूचिस्तान का सोता है। यानी मिक्स ये मिनी पाकिस्तान है। उस यूनिवर्सिटी को हम फैलाते हैं तो पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान को हम अगर महदूद करते हैं 4 दीवारी में तो वो खूबसूरत यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी में सब कुछ फ्री है, उसमें तालीम, कपड़े, सब कुछ फ्री है। उसमें फ्री का लफ्ज मैं समझूंगा शायद गलत मानी देता है। उसमें सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ अखुव्वत है। मैं अगर अपने बच्चे को अच्छी तालीम देता हूँ तो वो फ्री तो नहीं है, वो इस उम्मीद में देता हूँ कि ये मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये नेकी को लौटाएगा। तो हम उन वो हमारे सक्सेसर्स हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 700 बच्चे हैं। वो FSC में पढ़ रहे हैं, वो BSc बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, वो MSc बायोटेक्नोलॉजी है। लड़कियां जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में BSc कर रही हैं, BA कर रही हैं, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स है। अच्छा, कितना फैलाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को? 700 को 7000 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 7 लाख में कन्वर्ट करते हैं, 7 करोड़ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपका गोल क्या है? स्काई इज द लिमिट। हम चाहते हैं कि हर वो बच्चा जो सलाहियत रखता है, इसलिए आला तालीम हासिल नहीं कर पा रहा कि उसकी माँ के पास बेचने के लिए जेवर नहीं है, वो बच्चा, हर वो बच्चा तालीम का हक रखता है, उसको हमने पढ़ाना है। अगर हम उसको नहीं पढ़ाते तो उसका नुकसान नहीं है, ये मुआशरे का नुकसान है कि हम एक आइंस्टाइन से महरूम हो गए। तो हमने मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे स्काई इज़ द लिमिट। हम इंशाअल्लाह ताला हर बच्चे को लेकर आएंगे इस यूनिवर्सिटी में, इस तरह की और यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी। ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, हम एक डेमोस्ट्रेट भी कर रहे हैं कि पहला कदम उठाएं, खुदा की रहमतें और बरकतें आपके हम रकाब हैं। अच्छा, ये जो आपकी कहानी है 17 साल की, इसके अंदर कोई ऐसा लम्हा आया हो कि आपने किसी शख्स को देखा हो, आपने किसी शख्स को सुना हो और आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप ये कहें कि यार ही इज़ द हीरो, बस ये बंदा है, कमाल है? मैं जनाब ये बताऊं कि ये आंसू हर रोज़ आते हैं। ये आंसू बहुत से लम्हे ऐसे आते हैं जब हमें ऐसे शख्स नज़र आते हैं जो एक अजीब तरह की कैफियत लेकर हमारे पास आते हैं। वो शुक्रगुजार भी होते हैं, वो रत्बुल लिसान भी होते हैं, वो हमारे साथ मोहब्बत का इजहार जब करते हैं तो हमें महसूस होता है कि शायद हम किसी और दुनिया में, किसी और लेवल पे पहुंच गए। ये बड़ी ही मोहब्बत करने वाली कौम है और अखुव्वत की कहानी बड़ी एक दिलगुदाज दास्तान है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सोशियोलॉजिस्ट को लिखना चाहिए कि ये पैसे की बात मैं नहीं कर रहा, लोगों को हमने ये एहसास दिया कि वो गुर्बत की कश्मकश में अकेले नहीं है। ये इशफाक साहब की एक बड़ी मशहूर बात है कि गुर्बत अकेले रह जाने का नाम है। तो अखुव्वत वो कंधा है जिस पे 30 लाख घरानों ने सर रख कर दुआ सुबहाएं, और ये हमारी स्ट्रेंथ है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, तक पहुंचाना चाहते हैं आप? ये अखुव्वत के कर्जों का जो है उसको कहाँ तक देखें? ये 10-20 हज़ार 50 हज़ार बच्चे, ये ऑक्सफोर्ड जो है ये 800 साल में बनी है, तो अखुव्वत यूनिवर्सिटी शायद 10 साल 20 साल 30 साल में उस मुकाम पे पहुंच जाए। ये बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं कल को ये अखुव्वत बनेंगे, ये अखुव्वत जैसे और अदारे बनेंगे, ये पूरे मुल्क के गली कूचों में मवाख़ात का पैगाम फैलाने वाले बनेंगे। ये खुशबू हैं, ये हमारा परतो है, ये हमारा सक्सेशन प्लान है। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी बनाई आपने, ये आपने बेसिकली ईंटें बेची हैं, आपने 1000 रुपए की एक ईंट, और उसमें आपने 5 लाख ईंटें बेच के 50 करोड़ रुपए जमा करके आपने यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें अगर कोई ऐसा ज़बरदस्त वाक़या जो हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन तक पहुँचे कि ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है, ये हम इसके बारे में जो नेगेटिव सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, कोई एक वाक़या देखिए सब बहुत एक एक ईंट के पीछे एक एक खूबसूरत और दिलगुदाज जज्बों की कहानी है। लेकिन एक बात, एक कहानी मुझे कभी नहीं भूलती। मुझे आप ही का जब आपने वो कॉलम लिखा कि
ये डॉक्टर साहब ने ईंटों का भट्टा लगा लिया, अब ये ईंटें बेच रहे हैं तो आप भी ख़रीदें। तो मुझे राजनपुर से एक फ़ोन आया एक खातून का, उसने रोते हुए मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी ये कहानी सुनी है, तो आप 1000 रुपये की ईंट बेच रहे हैं, मेरी उम्र 70 बरस है, मेरे बच्चे भी 50-50 साल के हैं, कोई बच्चा भी आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा, लेकिन मुझे कोई इस बात का फ़िक्र गम नहीं है, जो भी बच्चा वहाँ पर पढ़ेगा मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि वो बच्चा पाकिस्तान का बच्चा होगा, वो मेरा बच्चा होगा। अगली बात जो उसने की, उसने कहा कि मैं गरीब औरत हूँ, मैं शायद अच्छी तरह से खाना भी नहीं खा सकती, दवा भी नहीं ले सकती, मैं 1000 की ईंट नहीं खरीद सकती, मेरे पास 500 रुपये हैं, क्या आप मुझे आधी ईंट दे देंगे? वाह वाह वाह, और यकीन कीजिए उस वक्त अगर आप ये सुन रही हैं या देख रही हैं तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा फिर बड़ी अज़्ज़ो इनकसार के साथ कि मुझे लगा ये वही औरत है जो सूद की अट्टी लेकर यूसुफ की खरीदार बनने के लिए निकली थी। वाह वाह, ये है आपकी कौम जिसको हम हर वक्त बददियानती का ताना देते हैं। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और ख़ुद एक एतराफ़ करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के सामने कि मैंने शुरू में ये कहा था कि ये पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने गलत कहा था, ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं कि एक शख्स जिसने छोटा सा इनिशिएटिव लेकर 10,000 रुपये से एक इनिशिएटिव लिया और उसके बाद 30 लाख लोगों को अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। ये किसी मामूली आदमी की मामूली एफर्ट नहीं है, ये वाकई दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।